कंफर्म है कि हर काम के लिए हमें टाइम भी चाहिए, वक्त चाहिए, तालीम चाहिए, इसमें कुछ लाजमात हैं। अब कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम हासिल करने के बाद उसके बाद कुछ 5-6 लाजमात हैं, जिनमें से पैसा, जगह, वर्कर, ये वो आइटम्स हैं। अगर हमारे पास ये सारे लवाजमात मौजूद हों हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना पड़ेगा जहाँ ये सारी लवाजमात मौजूद हों और हम काम कर सकें। अभी जो कि डॉक्टर साहब का टाइम हो गया है, तो सब में हमारे पास कुछ किस्म दी है कि हमारे पास कैसे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो हमें ऐसी क्रोनिक किस्म की डिजीज़ के बारे में बताते हैं जो आज हम उन पर अमल करके बहुत से मरीज़ हमारे शिफायाब भी हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। तो मैं बगैर किसी डिले के जनाब दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर तारक महमूद साहब। इंशाल्लाह थोड़ी सी मालूमात भी आपके साथ चलेंगी, लेकिन सिस्टम टाइम को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा हम प्रोग्राम का जो है हमारा शेड्यूल उसका आगाज़ करते हैं। शेड्यूल पर सबसे पहले तो हम अपने इस कानून प्याले को ये बाकायदा 3 चीज़ों के ऊपर हमारी जो फिलासफी चल रही है वो केसर बेस के ऊपर ही है। ये अलकली को बेस भी कहते हैं। काम ज़रा आसान हो गई। आज मैं थोड़ा सा आपको यानी बात को पढ़ने को करना हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, ग़िज़ा की जो अहमियत है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ग़िज़ा जो है इसकी अहमियत क्या है। अगर हम ग़िज़ाई अज्जा की बात करें तो वो हमारे हैं। हम एक अक्सर बात कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इसको उर्दू में कहते हैं निशास्ता। प्रोटीन इसको लहनियात कहते हैं। फैट्स इसको हम कहते हैं कि नाभिये, चर्बी वाली ग़िज़ाएं हैं। और उसके बाद हमारे हैं विटामिन्स और मिनरल्स।
हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको हम नमकियात कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये हमारे ग़िज़ाई अज्जा जो पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, इनमें जो 3 ग़िज़ाई अज्जा हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन और मिनरल्स इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा के अंदर पाए जाते हैं। वो अलग नहीं होते, यानी कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं होती जिसके अंदर हम कहेंगे जनाब विटामिन और मिनरल्स और वाटर आप समझते हैं। मोटा मोटा तारफ में आपको इनका चलिए देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता, निशास्ते को आप समझते हैं जो ऐसी ग़िज़ाएं, ये बुनियादी तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये निशास्ता हमारा 2 तरह की ग़िज़ाओं से होता है। इसको स्वीट्स एंड स्टार्च कहा जाता है। प्रोटीन आप इसी तरह समझते हैं, इसको लहमियात, और फैट्स जिसको हम चर्बी कहते हैं, आप रोगनी ग़िज़ाएं कह लें। ये क्या है? चर्बी वाला लफ्ज़ की निस्बत मैं आसान अच्छा लफ्ज़ लिख देता हूँ, जिसको हम कहते हैं रोगनी, रोगन। अब आपने इसी बुनियाद पे हमने सारा खलासा लेके चलना है कि इंसानी जिस्म के अंदर ये जितनी भी ग़िज़ाएं हमारी बॉडी में मौजूद हैं, इनकी बुनियाद जो बनती है वो कैसे बनती है, इंसान के जिस्म के अंदर के फ़वाइद क्या हैं। इस तरह अक्सर औक़ात हम सेल बायोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो 4 टिश्यूज़ पे मुहित है। दो चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं, एक इंसानी मशीन जिस्म, और दूसरा उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल या फ्यूल जो वो यूज़ करती है, जिसके से ये दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम। ये वाटर जो है पसंद क्या पानी, वाटर का पानी, हाँ ये वाटर की पानी है ना। विटामिन और मिनरल दोनों जो हैं मिनरल नमकियात हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये हया, इसको उर्दू में कहते हैं विटामिन को, ये मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए थे कि आपको आसान रहे। विटामिन होते हैं ये नमकियात हैं। ये बुनियादी तौर पर ये जो दोनों बॉडी में पाई जाती हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा शोर शराबा डाला जाता है आपके जिस्म में विटामिन की कमी है, मिनरल जो है, लेकिन असल में अगर आप इन 3 ग़िज़ाओं को बाकायदगी से कर लेते हैं तो इनका बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ कि हम अपनी वही तरतीब जो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। ये हमारी ग़िज़ा जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स, और ये ग़िज़ा जो हमारी है ये प्रोटीन है, और ये हमारी ग़िज़ा जो है ये रोगनी ग़िज़ा है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे नर्व टिश्यू की ग़िज़ा है, प्रोटीन हमारे मस्कुलर टिश्यू की ग़िज़ा है, और एपिथेलियल की ग़िज़ा हमारी रोगनी ग़िज़ा है, और जो चौथे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं इनकी ग़िज़ा बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये इन तीनों का मिक्सचर ही इसके अंदर होता है। यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये इन तीनों का मिक्सचर है, और मिलके जो तीनों की ग़िज़ाएं हैं वो हमारी जो हड्डियों के अंदर पाई जाती हैं, इसमें भी असल में कैल्शियम ही होता है जो प्रोटीन ग्रुप की हैं, लेकिन फिर भी ये 2 काम करता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू पे काम करता है, दूसरा इन तमाम ग़िज़ाओं का मिक्सचर भी इसके अंदर पाया जाता है। अक्सर बात जो बोन मैरो बनता है, जो हीमोग्लोबिन आप चेक करते हैं, वो इंसानी जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये तीनों ग़िज़ाएं इंसान के जिस्म के अंदर बैलेंस हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म का हीमोग्लोबिन बैलेंस रहता है, उसके अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपर रहता है। अब ये जो ग़िज़ाएं इंसानी जिस्म के अंदर इनका किरदार है, अगर
ये अपनी इनके बारे में अगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये जो ग़िज़ाएं हैं इनकी अहमियत को जांचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है कार्बोहाइड्रेट्स इसके बुनियादी तौर पर दो फंक्शन है। एक इसको हम कहते हैं, एक स्वीट्स होती है, एक स्टार्च होती है। स्वीट्स वो चीज़ हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो जायके में मीठी होती है, जिनका जायका मीठा होता है, उसको हम कहते हैं स्वीट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स। मसलन मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ हैं, ऐसी ग़िज़ाएं जो जायके में मीठी हों। और स्टार्च का मतलब होता है जो जायके में मीठी तो नहीं होती, लेकिन ये अजनास का, जैसा गंदम भी कार्बोहाइड्रेट्स है, दालें भी कार्बोहाइड्रेट्स उसमें पाया जाता है, सब्जी भी पाया जाता है, लेकिन उनका जायका स्टार्च वो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जायके में वो मीठी नहीं होती। तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स की दो तरह की इकसाम है, इस तरह की दो पाई जाती है। प्रोटीन जो है ये जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है तो हमारे जिस्म के अंदर ये दो शक्लों में तब्दील हो जाता है, स्वीट्स एंड स्टार्च। प्रोटीन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाती है, इसमें बदल जाती है। जब ये हाजमे के प्रोसेस से गुजरती है तो ये अमाइनो एसिड में बदल जाती है, यानी पहला हजम इसका अमाइनो एसिड खून के अंदर। उसके बाद ये जो रोगिणी अज़्ज़ा हैं इनको हम कहते हैं जनाब ये फैटी एसिड के तौर पर इंसान के जिस्म के आगे। अगर आप इनको पर थोड़ा सा गौर करें, इनकी एक तरतीब जो बनती है बॉडी के अंदर वो इस तरह से है कि ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज इनटू स्वीट्स एंड स्टार्च, प्रोटीन चेंज इनटू अमाइनो एसिड, और जो हमारी रोगी अज़्ज़ा हैं फैट्स हैं वो चेंज इनटू फैटी एसिड। ये पहली शक्लें हैं। आप समझ लें कि जब ये अमाइनो एसिड प्लस स्वीट्स एंड स्टार्च प्लस ये फैटी एसिड, यानी पहले नंबर पे क्या चीजें बनती हैं, कार्ब हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन। और दूसरे नंबर पे क्या बन जाती हैं, अमाइनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड में, और कार्ब स्वीट्स एंड स्टार्च। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये बन जाती हैं एटीपी। अक्सर आपके जो एल्कास्टेन है उसके ऊपर लिखा हुआ है ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है इंसान के जिस्म के अंदर। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बंडल है एक एनर्जी का। उसके बाद ये तीनों अब एटीपी फॉर्म में आते हैं। पहले ये कार्ब फैट प्रोटीन को बाद इसमें तब्दील होती हैं और उसके बाद किसमें बदल जाती हैं, एटीपी के अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पर ये एटीपी जो है ये चेंज इनटू एडीपी, इसको कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें एनर्जी के 3 बंडल होते हैं, इसमें मजीद 2 बंडल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उससे बीच। उसके बाद 5वें नंबर पर ये सीपी फॉर्म में चली है जिसको कहते हैं क्रीटेन फॉस्फेट। क्या कहते हैं, और 6ठे नंबर पर इसको हम कहते हैं एनर्जी। ये इसको हम कहते हैं ग़िज़ा का, आप इसको कह सकते हैं कि फूड मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, ये ग़िज़ा का हजम है जो इंसानी मेदे के ऊपर अपनी जो फंक्शन जो है तमाम ग़िज़ाओं की होती है। विटामिन और मिनरल्स मैं आपको कैसे बता देता हूँ कि ये ग़िज़ा जब आपकी बॉडी के अंदर ये तीनों कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स चलते हैं, विटामिन और मिनरल्स ये काम कर मिलते हैं, तो सबसे पहले ये तीनों जो हैं बराह रास्त कार्बोहाइड्रेट्स आपके खून का हिस्सा नहीं बनते, वो उसके बाद अपने छोटे फर्दन प्रोसेस के अंदर वो जाके अमाइनो एसिड में बदल जाती है। प्रोटीन किसमें बदल जाती है, अमाइनो एसिड में, कार्ब बदल जाते हैं स्वीट्स एंड स्टार्च में, और फैट्स चेंज इनटू
फैटी एसिड। उसके बाद फिर जब यहाँ पर एक पेस्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब इस एटीपी के अंदर ये भी पता चलता कि आपके मैदे के अंदर प्रोटीन की थी, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, कुछ भी था। जब वो पेस्ट फॉर्म में चीज चली जाती है, इतनी नम हो जाती है, तो सबसे पहले ये जो चारों तरह के टिश्यूज हैं, ये इस पेस्ट से अपनी अपनी गजा, जिसके मतलब अपने गजा खाई होती है, वो अपनी गजा को सक करना शुरू कर देते। यानी ये जो पेस्ट फॉर्म है, इस पेस्ट के अंदर ये कोई तमीज नहीं है, इस तरह का वो महलूल बना हुआ होता है कि आप उसमें पहचान पाए कि आपने अंडा खाया था, आपने गोश्त खाया हुआ है, आपने गाजरें खाई हैं, आपने कोई भी चीज खाई है, पेस्ट फॉर्म के अंदर उसकी अपनी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है। और पेस्ट फॉर्म इतनी समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी नरम मुलायम हो जाती है, यहाँ से आपके लिए जो चारों टिश्यूज हैं वो यहाँ से गजाई अज्जा अपने अपने मुतलका, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट से ली है तो नरम टिश्यूज आप अपनी उस गजा से अपना हिस्सा जो है वो सब करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी गजा ऐसे ग्रुप की है, प्रोटीन ग्रुप की है, तो आपके मस्कुलर टिश्यूज अपनी गजा का हिस्सा शुरू कर देते हैं। अगर वो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वो सोडियम और साल्ट को फैटी एसिड की शक्ल में सक करते हैं। अब आपने जो भी गजा खाई, इसी पे ही डिपेंड करता है कि आप जिस किस्म की गजाएं ज्यादा खाएंगे, उस किस्म का ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है वो ज्यादा बूस्ट अप होगा, उसके अंदर कुव्वत और ताकत बढ़ती जाएगी, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम बैलेंस डाइट यूज नहीं करते, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का शौकीन ज्यादा है, उसको पसंद है, वो कहता है कि मैंने तो बस चावल ही ज्यादा खाने हैं, मुझे गाजरें ज्यादा पसंद है, मैंने चावल ज्यादा खाने हैं, या मैं जो है वो खीर यानी किस किस्म की बेकरी आइटम ज्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या होगा कि उसके जिस्म के अंदर उसके नर्व टिश्यूज डे बाय डे इंप्रूव होते जाएंगे। तो जब उसके नर्व टिश्यूज इंप्रूव होते जाएंगे, तो ऐसे लोगों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की जाती रखते हैं, तो उनके जिस्म के अंदर जो फूलने का अमल है वो शुरू हो जाता है। पहली तो यहाँ से वो शक करते हैं। अब आपकी ग़िज़ा पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं। सबसे बड़ी खराबी भी यहाँ पर ही आती है कि आपने जिस कैटेगरी की ग़िज़ा ज्यादा खाई, उसी कैटेगरी का टिश्यूज जो है वो बॉडी में बूस्ट अप होने शुरू हो गए। और दूसरा ग्रुप अगर आप नहीं खा रहे, आप कहते हैं आज पेशेंट हमारे अपने थे, मुझे आज उनका पता चला, वो मुझे कहना डॉक्टर साहब मैं तो वेजिटेरियन। फिर मैंने उनको थोड़ा सा डांटा भी है, समझाई भी बात है कि जब मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने गोश्त को मोमन की ग़िज़ा करार दिया है, तो आप कौन होते हैं वेजिटेरियन बनने वाले? वो तो हिंदुओं को तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आम बंदे को, मुसलमान चीजों को नहीं कर सकता कि वो गोश्त को ना पसंद करे, क्योंकि ये गोश्त जो है ये इतनी सबसे अव्वल दर्जे की जो ग़िज़ा है वो आपकी प्रोटीन ही होती है। यानी अभी उसके बाद एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके बाद क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये जितने भी आपके पास फूड सप्लीमेंट हैं जो आपके मेटालाइफ के में, ये किस हालत में होते हैं? ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट की शक्ल में। और उसके बाद एनर्जी क्या है? एनर्जी आप अपनी उस बाइक को, उस गाड़ी को देख लें कि जिसके अंदर पेट्रोल होता है, पेट्रोल मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जाता है, तो इंजन का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर शोला जलता है। ये जो एनर्जी है ये आपके जिस्म को अंदर कुव्वत और ताकत पहुंचाने वाला है जूस है। अगर जितनी मर्जी आपकी बॉडी के अंदर ये सारी दवाएं आप खाते जाएं, जब तक वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना, उसने आपके जिस्म को बेनिफिट नहीं देता। बेनिफिट वो कब देता है? बेनिफिट तब देता है जब आपके जिस्म के अंदर कुछ चीज बैलेंस रहती है। मसलन फर्ज करें, अगर आपके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती होगी, आपका जिस्म फूल गया, आपके जो ब्लड है, ये जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की शक्ल में ब्लड मौजूद है, अगर इस ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे तो यही ब्लड जो है आपका पानी जैसा होगा,
पानी की ज्यादती होगी, जैसे में इस खून के अंदर, जब इस खून में पानी की ज्यादती होगी तो मरीज कहेगा कि जनाब मुझे बहुत ज्यादा, जब जिस्म फूल जाता है तो कहता है कि मुझे थकन बहुत ज्यादा होती है, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, मुझे जो है वो शुगर जैसे मर्ज में मुब्तला हो गया हूँ, मेरे पट्टे बड़े दर्द करते रहते हैं, मेरा बीपी बड़ा डाउन रहता है, मुझे रात को 3 मरतबा पेशाब करना पड़ता है, मेरी जो है कुव्वत और ताकत में कमी आ चुकी है, मुझे असाबी कमजोरी, ये सारे मसाइल वो इस कदर क्यों कहेगा कि उसकी बॉडी के अंदर ग़िज़ा के मुताबिक खून में क्या बढ़ गया है, जब ग़िज़ा में पानी बढ़ जाता है तो उस हालत में भी इंसान के जिस्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जिसको हम और भी हीमोग्लोबिन जो जोर है आपके खून का, वो इसमें कम हो। तो आप देखते हैं अक्सर का मरीज ऐसे, सबसे पहले आप मरीज कहते हैं कि मेरा खून देखकर डॉक्टर साहब ये क्यों कम हो, ऐसी ग़िज़ा दें, ऐसी मुझे फूड सप्लीमेंट दें जिससे मेरा जल्दी जल्दी खून बढ़ जाए। तो अब जिसमें पानी बढ़ गया है तो इस मरीज को अगर आप कहें कि जनाब आप दूध पिया करें, दूध में पानी ज्यादा है ना, आप जनाब लस्सी पिया करें ज्यादा, आप ऐसी ग़िज़ाएं खिलाएं जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, तो फिर इस मरीज के अंदर कभी भी हीमोग्लोबिन पैदा नहीं होगा। WBC बढ़ जाएंगे, WBC बढ़ेंगे इसके अंदर जो आप इसे देखिए, इसके अंदर उसके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, 3 चीज होती हैं, चलिए डॉक्टर साहब ने चीज में इजाफा सुन लिया है, इसके अंदर ये प्लेटलेट्स, ये क्या है, ये RBC है, ये WBC, ठीक है। सर मैं अंदर आ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम। यानी अगर आपने इस पेशेंट के अंदर ये बात देखी है, उसकी बॉडी के अंदर जो आपकी ग़िज़ा के अंदर उस पानी खून में पानी की ज्यादती हुई ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके अंदर पानी खून में बढ़ गया। अब हमारी ड्यूटी क्या है हीमोग्लोबिन पैदा करने के लिए, कि हम उसकी ग़िज़ा के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं रिकमेंड करेंगे जो प्रोटीन हो। जो ही हम प्रोटीन की ज्यादती करेंगे तो उसकी ब्लड के अंदर पानी की जो है वो कमी होनी शुरू हो जाएगी और वही खून दोबारा अपनी असल हालत में उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक बात। अब दूसरा मरीज, उसके मरीज के अंदर भी आपने प्रोटीन, ये मरीज है ये कहता है जनाब मुझे तो सिर्फ चटपटी ग़िज़ाएं खानी है, मैं रोजाना मसाले वाली ग़िज़ाएं ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, उसका नान पकौड़े कोल्ड ड्रिंक्स, ये ऐसी ग़िज़ाएं जो ज्यादा तेज़ाबी होती हैं, गोश्त खाता है, ठीक है, या वो किसी नशे का आदी है, तो उसके खून के अंदर जब प्रोटीन बढ़ जाएगी तो वो प्रोटीन की ज्यादती की वजह से खून में खून का गाढ़ा, जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी है। अब इस मरीज में भी हीमोग्लोबिन की कमी है और दूसरा मरीज जिसका खून गाढ़ा हो चुका हुआ है इसमें भी हीमोग्लोबिन कम होगी। इसकी वजह क्या बनी, इस मरीज की वजह ये बनी कि इसके खून के अंदर बुनियादी तौर पर जो RBC थे, जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स थे, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गए। उनका रिजल्ट क्या निकला कि फिर इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी। तो हम क्या करेंगे, इस मरीज को ताकत और कुव्वत की ग़िज़ाएं देने के लिए हम उसके रोगनीय ग़िज़ा पे आ जाएंगे, जिसको हम फैट कहते हैं, फैट ग्रुप पे आ जाएंगे। जब हम उसका फैट ग्रुप देंगे तो उस मरीज के जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन बॉडी में पूरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा पेशेंट आ जाता है जिसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, वो गोश्त ज़्यादा खाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो ऑलिव ऑयल यूज़ करता है। ऑलिव ऑयल जो है, ज़ैतून का जो तेल है, वो इंसान के जिस्म के अंदर ग्लोबिन पैदा करता है। वो इंसान के जिस्म के अंदर उसकी तमाम, आप समझ लें कि जिस तरह एक मशीन के अंदर पेट्रोल काम करता है तो उसका जो साइड ऑयल होता है, जिसको हम कहते हैं भाई इसके पुर्जे खुश्क ना रहें, उन खुश्क पुर्जों के ऊपर आप कौन सा तेल डालते हैं? साइड वाला जो मोबाइल ऑयल है,
तो इंसान के जिस्म के अंदर जो फैट है वो एज ए मोबाइल काम करता है। ये आज के दौर में जितने भी हमारे गुर्दों के मरीज हैं, जितने भी ये हार्ट फेलियर के मरीज हैं, जितने भी मरीज हमारे पेट के पानी, यानी कि जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, यानी जहाँ पर आपके ऑर्गन में एसिड मादे बढ़ने की वजह से वो हार्ड हो जाएं, वो आपस में रगड़ खानी शुरू कर दें, तो हम उस ग्रुप के अंदर फैट को, फैटीएशन को बढ़ा देते हैं, रोगनीय अज्जा को बढ़ा देते हैं। जब रोगनीय अज्जा बढ़ाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि वही पुर्जे जो खुश्की के साथ प्रोटीन की ज्यादती की वजह से खून का गाढ़ा हो चुका था, जब उनको हमने फैट के अंदर डाला तो इसके अंदर क्वालिटी क्या है, ये जो चीजें हैं ये हैं भला क्या। जब ये दो ग़िज़ाएं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो ये रोगनीय अज्जा बनती, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब इस मरीज के अंदर ये मरीज आया, इस मरीज का भी बात आपकी बॉडी में देखते हैं कि अगर वो शौकीन ज्यादा इन चीजों का है तो अगर ये जरूरत से ज्यादा खाएगा तो इसका जिस्म भी कमजोर होना शुरू होगा। यानी आप किसी एक ग्रुप ऑफ डाइट को तसलसल के साथ नहीं खा सकते, हमेशा हर चीज को एतदाल के साथ यूज करना चाहिए, और जो चीजें आप तसलसल के साथ खा रहे हैं उसके बाद असरा देखने। फॉर एग्जाम्पल मसलन आज के दौर के अंदर आप रोजाना हंडिया बनाते हैं, कभी आपने ये ख्याल किया है कि मैंने आज तो हंडिया यानी कि डालडा घी यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाले आलू की बनाई है, और अगले दिन मैं हंडिया ओलिव ऑयल की बनाऊं, जैतून के तेल की, तीसरे दिन मैं सरसों के तेल की बनाऊं, चौथे दिन जाके मैं कोकोनट ऑयल की बनाऊं, पंजवें दिन जाके मैं देसी घी की बनाऊं। आप तसलसल के साथ एक ही ऑयल को चिमटे हुए हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि वो तसलसल के साथ आपकी बॉडी के अंदर एक मर्ज की शक्ल है। जितने भी ये ऑयल हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये जो डालडा घी है, इस डालडा घी की वजह से वो तसलसल वो बॉडी में बनता कैसे है, वो असल में है आपकी बॉडी के अंदर आप जानें वो अल्कलाइन